ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा किसी ना किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि मैंने देखा है पोर्टफोलियो में लोगों के 10-10, 20-20 म्यूचुअल फंड भी होते हैं और कुछ के म्यूचुअल फंड तो भाई 22 से 24 भी चले जाते हैं। हर एनएफओ में उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा-सा दिमाग होगा ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इनका क्वेश्चन क्या है? ये कह रही है कि क्या बेटर अप्रोच होने वाली है कि हमें 4 से 5 म्यूचुअल फंड रखना चाहिए या 1 से 2 म्यूचुअल फंड रखना चाहिए? तो मैम क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 से 5 तक तो आप आ चुके हो। अब मैं आपको इसके 3 ऑप्शन देता हूँ, जिसके हिसाब से हर एक इंसान यहाँ पे, आप भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया हम समझते हैं कि क्या-क्या चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली चीज है एज, दूसरा चीज है आपका रिस्क कि भाई आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो, और उसी के साथ-साथ आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब टाइम पीरियड। ये 3 चीज आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी जो एज है वो 40 से ज्यादा की है, जो रिस्क एपेटाइट आपका मीडियम है, और वहीं पे जो आपकी इन्वेस्टिंग हॉराइजन है वो करीब-करीब 10 साल के आसपास है, तो उस केस के अंदर जो ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसके अंदर आपका एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए। उसके साथ-साथ जो है वो एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड होना चाहिए। उसी के साथ-साथ जो आपका थर्ड म्यूचुअल फंड होगा, वो हो सकता है हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी का। स्मॉल कैप के अंदर आप एटलीस्ट 2 म्यूचुअल फंड रख सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे जो आपका रिस्क है, वो कम हो जाएगा। अब ये कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये पूछते हैं, तो भाई ये कहीं पर भी प्रोफेशनली नहीं लिखा हुआ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होना क्यों चाहिए, ये मैं आपको डेफिनिटली बता सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 500 से ज़्यादा वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, तो वीडियो रेगुलर आ रही है, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, 11,000 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो भाई जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, क्योंकि 10-12% लोग कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आप देख रोज रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसको बहुत तेज़ी से ऊपर पहुँचा दो, बिकॉज़ क्वालिटी कंटेंट आ रहा है। इसी वजह से जो हमारे व्यूज़ हैं, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं धीरे-धीरे करके। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। कोई भी आपको रियल टर्म में ये नहीं बता सकता। लेकिन जो ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो होता है हमारा, उस केस के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका रिस्क एपेटाइट है वो कम है, तो हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं जहां पे आपका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा, मतलब करीब करीब 60% के आसपास लार्ज कैप में जा रहा है। उसी के साथ साथ जो 20% है आपका मिड कैप, और 20% जो है आपका वो स्मॉल कैप में जा रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा हमारा। फ्लेक्सी कैप में ले रहे हो, तो वो जो फ्लेक्सी कैप है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ओवरऑल तरीके से एक बैलेंस पोर्टफोलियो आप बना सकते हो, अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उस केस के अंदर ये एक डिसेंट और एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के लोगों के ऊपर। अब सेकंड कैटेगरी के लोग क्या होते हैं? वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, वो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है वो एक सिंगल म्यूचुअल फंड नहीं है। उस एक म्यूचुअल फंड के अंदर 50 कंपनियां हैं। जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो उसको एज अ सिर्फ एक सिंगल म्यूचुअल फंड स्कीम मत देखो, उसका जो पोर्टफोलियो है वो एनालाइज करो कि भाई वो किस टाइप का म्यूचुअल फंड है, पहली चीज। उसी के साथ साथ रिस्क एपेटाइट और जो पहले वाली चीजें वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उसके अंदर कंपनी कैसी है, पोर्टफोलियो कैसा है, जब आप वहां पे दिमाग लगाओगे तब आपका दिमाग खुल जाएगा। अब मान लो एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं है, जो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर नहीं है, जो दिमाग से थोड़ा सा काम लेता है, जो दिमाग खोलता है, आउट ऑफ द बॉक्स सुनता है, और ये काफी लोग नहीं कर पाते, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूं कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड को देखते हो, तो जो स्कीम है उसके अंदर कम से कम 50 ऐसी कंपनियां होंगी, जो अलग अलग सेक्टर में होंगी, अलग अलग देशों में काम कर रही होंगी और अलग अलग चीजों में होंगी। मैं एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात कर लेता हूं। उस केस के अंदर जो आपका रिस्क है वो कितना है, जो म्यूचुअल फंड है और जो डायरेक्ट इक्विटी है, उससे अगर आप कंपेयर करोगे, तो ऑलमोस्ट लो रिस्क के आसपास आती है, बिकॉज 50 कंपनियां हैं। आपका जो पूरा पैसा है वो खत्म करने के लिए इन 50 कंपनियों को मरना पड़ेगा, तब आपका पैसा खत्म होगा। अब अगर आप ये चीज समझते हो, पहली चीज, और आपको पता है कि भाई मेरा पैसा तो थोड़ा सा पैसा, लेकिन 50 बड़ी कंपनियां बंद ऐसे थोड़े ना हो जाएंगी भाई कि एकदम से बंद होगी, मेरा पैसा लेके भाग गई। क्योंकि भाई आपका हो सकता है 2-4 करोड़ लगाओ मैक्सिमम केसेस के अंदर, इससे ज्यादा पैसा तो भाई उस प्रमोटर का लगा होगा, तो कंपनी तो ऐसे बंद होगी नहीं। तो आपको ये पता है भाई कि 50 कंपनियां हैं कम से कम उस म्यूचुअल फंड के अंदर, और कंपनियां आपने एनालिसिस करी तो आपको पता चल गया कंपनियां फंडामेंटल वाइज काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर कंपनी फंडामेंटल वाइज काफी ज्यादा स्ट्रांग है, 50 कंपनियां हैं हमारी, तो भाई मेरे को कितने म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत है? मेरे को उस केस के अंदर अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड ले लिया फ्लेक्सी कैप का, और वो मुझे ऑन एन एवरेज 15% से 17% का रिटर्न निकाल करके दे दे, और मेरा टाइम पीरियड जो है वो अभी भी 10 साल का ही है, तो जो मेरा पोर्टफोलियो ए है वो
वो मुझे कितने परसेंट दे रहा है, वो मुझे 15 से 17% के आसपास का दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पैसा है वो ओवरऑल सारी कंपनियों में जा चुका है और इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं आपके पास, तो आपके जो रिटर्न है वो एवरेज ही आने वाले हैं, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेंगे, जो कि आपको एक सिंगल पोर्टफोलियो से मिलेंगे। और 10 साल के अंदर जो भाई एक फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो भाई आपके लिए रिटर्न निकाल करके ला ही देता है। आप कोई सा भी फ्लेक्सी कैप उठा लो, ऑन एन एवरेज 12 से 15% के रिटर्न्स उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और इस पोर्टफोलियो से भी आप एक आधी परसेंट ही ज्यादा ले सकते हो, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं होगी। जो पोर्टफोलियो ए है उसके अंदर आपको चारों म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके रिटर्न या तो एक्स्ट्रॉर्डनरी आ जाएंगे या एक नॉर्मल आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैनेज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा उस एक म्यूचुअल फंड को। वहीं पे जो सेकंड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, सेकंड कैटेगरी का इन्वेस्टर है, उसने 2-4 दिन लगा के एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज किया, अच्छा पोर्टफोलियो एनालिसिस करा, उसके बाद जाके इन्वेस्ट किया। उसे सिर्फ ये देखना है कि भाई फंड मैनेजर कैसा काम कर रहा है, कौन सा स्टॉक आ रहे हैं, कौन से स्टॉक जा रहे हैं, और सिर्फ इतना करने के बाद उसका काम बन जाएगा। तो अगर आप मेरे से पूछोगे मैं किस कैटेगरी का हूं, भाई मैं पर्टिकुलरली सेकंड कैटेगरी में से आता हूं मैम, क्योंकि मेरे को पोर्टफोलियो समझना पसंद है, मेरे को पास्ट रिकॉर्ड समझना पसंद है। जब मैं म्यूचुअल फंड में आता हूं तो मैं ग्रीड में नहीं आता, मैं म्यूचुअल फंड के अंदर आता हूं, तो मुझे पता है कि भाई मेरे को 15 से 17% के ही रिटर्न मिलने वाले हैं। तो 15 से 17% के रिटर्न है, तो भाई मैं 4 म्यूचुअल फंड को क्यों लूं, मैं तो एक के साथ चला जाऊंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि भाई आप तो हाई रिस्क ले रहे हो। मैम देखो, अगर आप कभी भी एक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड को देखते हो या किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड देखते हो, तो हम रिस्क तो ले ही रहे हैं। तो अगर मेरे को पैसा ज्यादा बनाना है, अगर मेरी जो एक बार बेट है, जो मेरा एनालिसिस है वो सही होती है, तो मैं वहां पे ज्यादा पैसा बनाना चाहूंगा ना। और म्यूचुअल फंड में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि मेरा जो पैसा है वो पूरी तरीके से मर जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ये हो सकता है आपके रिटर्न एक आधी परसेंट कम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरे पूरे मर जाए, वरना 50 कंपनियों को बंद होना पड़ेगा, और वो तो नहीं होंगी, जैसे मैंने काफी बार यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके बता दिया है। तो उस केस के अंदर आप एक सिंगल म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, लेकिन इस केस में आप एक बहुत ही हाई रिस्क ले रहे हो। उस केस के अंदर आप बहुत ही ज्यादा एनालिसिस कर रहे हो, और उस केस के अंदर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि नॉर्मली कोई भी रिकमेंड नहीं करता, तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये आपकी कॉल है, ये हर एक इंसान अपने हिसाब से ले सकता है। अब आता है थर्ड कैटेगरी के लोग, और ये जो थर्ड कैटेगरी मतलब थर्ड कैटेगरी नहीं, थर्ड मतलब थर्ड ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कहता है कि भाई मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा है, मतलब 15 से 20 साल का टाइम पीरियड है मेरे पास। ठीक है, और वो ये कहता है कि मुझे म्यूचुअल फंड की ना नॉलेज भी बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहता है कि भाई मैं ये 4 म्यूचुअल फंड आप मुझे बता दो, मैं ले लूंगा। तो 4 म्यूचुअल फंड मैं बताऊंगा, तो भाई उसको दोबारा चेंज करना होगा तो कौन बताएगा, वो भी मुझे बताना पड़ेगा, राइट। तो वो कहता है भाई मुझे एज सच कोई नॉलेज भी नहीं है मार्केट की, जो मेरा रिस्क एपेटाइट है वो भी जो लो है, और लो टू मिड कैटेगरी का रिस्क एपेटाइट है मेरा। तो उस केस के अंदर ज्यादातर केसेस में क्या करना चाहिए, उस कैटेगरी के अंदर एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको एक इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन से इंडेक्स में, निफ्टी 50 के अंदर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके अंदर जो आपका मेजॉरिटी पैसा है, मतलब जो आपका एटलीस्ट 75% का पैसा है, वो आप लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर डाल रहे हो। लार्ज कैप मतलब 1 to 100 कंपनियां लार्ज कैप में आती है। ये सेबी ने बताया कि भाई 1 से लेकर के 100 कंपनी हमारी लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में डालोगे तो कहां पे पैसा डाल रहा है, टॉप 50 कंपनियों में। जो बची हुई 50 में उसका आपका पैसा नहीं जाएगा। लेकिन फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप के थ्रू जा रहे हो आप, तो वो 50 जो बची हुई कंपनियां हैं, 0 to 100 बची हुई 50, उसके अंदर भी आपका पैसा जाएगा। तो इसलिए एक तो हो गया आपका इंडेक्स फंड, मतलब टॉप 50 कंपनियां। दूसरा एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, जो कि आपकी बची हुई 50 कंपनियों में भी पैसा डालेगा। उसी के साथ साथ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड आपको एक और चीज ऑफर करता है, वो है रिस्ट्रिक्शन, जो कि सेबी ने लगाई है उनके ऊपर, कि आपको हर एक कैटेगरी में एटलीस्ट पूरे एयूएम का 25% पैसा डालना होगा। मतलब आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई भी हो रहा है, मतलब 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप, और जो बचा हुआ 25% है वो फंड मैनेजर के हाथ में, वो लार्ज में डाले, मिड में डाले, या कहां पे डाले। ऑन एन एवरेज देखा गया है जो मल्टी कैप का म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो लार्ज कैप और मिड कैप में मेजर पैसा डालता है, जो उसका बचा हुआ 25% है, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा स्मॉल कैप में डालता है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसके अंदर, जहां पे इन्वेस्टर कुछ नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेना चाहता, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर एनालिसिस नहीं करना चाहता, मार्केट गिर रही है तो भी उसको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 10-15 साल का इन्वेस्ट करना चाहता है। वहीं पे जब मार्केट भाग रही है तो भी उसकी एसआईपी में कोई कमी नहीं आ रही, वो तब भी दनादन इन्वेस्ट करे जा रहा है। उस केस के अंदर ये जो दो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आप बोलोगे भाई फ्लेक्सी कैप की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म में जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो ध्यान नहीं दे रहा है इन्वेस्टिंग की साइड,
तो फ्लेक्सी कैप में ये देखा गया है कि जो फंड मैनेजर होते हैं काफ़ी केसेज़ में, वो सिर्फ़ लार्ज कैप को ही टारगेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। तो इसी वजह से एक वेल डाइवर्सिफ़ाई, एक वेल बैलेंस पोर्टफ़ोलियो के लिए आप एक मल्टी कैप और उसी के साथ-साथ इंडेक्स फंड ले सकते हो, जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अपने पोर्टफ़ोलियो के साथ, लेकिन जब ग्रोथ आएगी मार्केट में, जो कि लास्ट 6, 7, 8 महीने में आई है, उसमें आपका पोर्टफ़ोलियो भी बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करेगा। तो ये 3 ऑप्शन हैं, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से ले सकते हो। मैं जाना चाहूँगा सेकंड कैटेगरी, क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि भाई 50 स्टॉक्स हैं एक म्यूचुअल फंड के अंदर, तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि भाई 15 की जगह 12% के रिटर्न दे दे मुझे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसा बना देगा, क्योंकि इतने बुरे स्टॉक्स तो मैं भी चूज़ नहीं करता, मुझे भी पता ही है कि भाई कैसे स्टॉक आप पिक करते हो। ट्रेडिशनल वे जो है वो पहला ऑप्शन है, आप पहले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री आप मान सकते हो उसको, लेकिन वहां पे आपको चूज करनी पड़ेंगे तीन म्यूचुअल फंड का डिसीजन बनाना पड़ेगा। फर्स्ट कैटेगरी के लिए कौन से 3 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, जो मैं होता आपकी जगह तो कैसा क्रिएट करता उसकी बात करता हूँ। जो पहली कैटेगरी है मेरी वो है फ्लेक्सी कैप की, जिसके अंदर मैं पराग पारेख या क्वांट का कोई भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लेता। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी मिड कैप की, उसके अंदर मैं एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट मिड कैप या फिर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप लेता। बहुत तगड़े म्यूचुअल फंड्स हैं ये वाले। देन आती है हमारे स्मॉल कैप कैटेगरी। इस समय के हिसाब से या तो मैं टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेता या फिर मैं निपॉन का लेता, बिकॉज कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते। क्वांट बहुत ज्यादा चर्न करता है, बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, तो ये दिक्कत आती है मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर। इसलिए एक स्टेबल पोर्टफोलियो चाहिए ना हमें, तो हम मतलब वेल नोन ब्रांड्स के साथ जाएंगे। सेकंड कैटेगरी आ जाती है कि किस में इन्वेस्ट करना है हमें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ। तो उस कैटेगरी के अंदर अगर आप एक सिर्फ फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप की साइड जाना चाहते हो, तो फ्लेक्सी कैप के अंदर मैं जाना चाहता तो मैं डेफिनेटली जाता पराग पारेख के साथ, बिकॉज वहां पे मुझे रीजनल लेवल पे तो डाइवर्सिफिकेशन दिखती ही है, लेकिन ग्लोबल लेवल के स्टॉक्स भी मुझे उसके अंदर दिखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मुझे दोनों का बेनिफिट है, मेरा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है एक सिंगल म्यूचुअल फंड के साथ। अदरवाइज मैं ईएलएसएस का ऑप्शन भी ले लेता, अगर मुझे लगता कि भाई मैं पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर देता हूँ, तो मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए खुद को लॉक इन करना चाहता, जो मैंने करा था कुछ टाइम पहले, तो मैं ईएलएसएस लेता, एक मेरा काम कंप्लीट हो जाता। जो थर्ड वाला ऑप्शन आता है उसके अंदर क्या लेना था, उसके अंदर निपॉन इंडिया का एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा अच्छा है, और वहीं पे जो क्वांट का एक्टिव फंड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा आता है, और उसी के साथ साथ इंडेक्स तो आप कोई भी ले सकते हो। तो तीनों कैटेगरी के 2 से 3 म्यूचुअल फंड के ऑप्शन भी मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिए हैं। 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन जो ट्रेडिशनल वे इन्वेस्टिंग है वो भी आपको बता दिया, एक ऑप्शन तो आउट ऑफ द बॉक्स है जो ज्यादातर 99% लोगों को पसंद नहीं आएगा, लोग बोलेंगे बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहे हो। थर्ड ऑप्शन कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं एक स्टूडेंट हूं या मैंने जस्ट अभी अपनी जॉब शुरू करी है, मेरे को मार्केट के बारे में इतना नहीं पता, तो उनके लिए थर्ड ऑप्शन भी हो गया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि भाई किस कैटेगरी के लोग को किसके अंदर जाना चाहिए। अपना अपना रिस्क एपेटाइट एनालाइज करो, उसके बाद करो। 20, 30, 40, 50 म्यूचुअल फंड से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में 50 कंपनियां, 50 इंटू 10 कर दो भाई, इतनी सारी कंपनियों को लेकर के आप इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न कैसे ही बना लोगे। अगर आप निकाल सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।